हेलो। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है तो यस टाइप करें प्लीज़। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से आगे का जो पार्ट बच गया था। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे थे, ठीक है। इसके का जो आगे का पार्ट था इसी को हम लोग क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने 4 अलग अलग फेज़ देखा था। मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़, ओव्यूलेटरी फेज़ और ल्यूटियल सेक्रेटरी फेज़। इसमें से हम मेंस्ट्रुअल फेज़ को देख चुके थे। फॉलिकुलर फेज़ हमें पढ़ना था, कंटिन्यू करना था, ठीक है। तो इसी को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सेकेंड फेज़ की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फेज़ को बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। जो दूसरी प्रवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं। और फॉलिकुलर फेज़ के साथ साथ इसे प्रोलिफरेशन फेज़ भी कहा जाता है। फॉलिकुलर फेज़ को प्रोलिफरेशन फेज़ भी कहते हैं और हिंदी में इसे प्रचुरोद्भवन प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। पुटिकी अवस्था, प्रचुरोद्भवन अवस्था, क्लियर। तो आफ्टर, ठीक है, किसके बाद ये जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, प्रोलिफेरेटिव फेज़ या फॉलिकुलर फेज़ आती है। और ये कब तक चलती है, कब से स्टार्ट होती है, तो ठीक है 5वें दिन से 13वें दिन तक। फॉलिकुलर फेज़ 5वें दिन से 13वें दिन तक चलती है और टोटल 9 दिन का ये होता है, क्लियर। 5वें से लेकर 13वें दिन तक टोटल 9 दिन से होता है। तो पहला से लेकर चौथे दिन तक तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल फेज़ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़ बोलते हैं, ये चलती है। उसके बाद 5वें से लेकर 13वें दिन तक ये फॉलिकुलर फेज़ कंटिन्यू होती है। यहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल फेज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फॉलिकुलर फेज़, क्लियर। कब से कब तक, 5वें से 13वें दिन तक। और फॉलिकुलर फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद आती है, ये तो हम सभी जानते हैं। इस प्रावस्था की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इस प्रावस्था में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं और ये फर्स्ट इवेंट क्या होती है कि इस अवस्था में जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाती हैं, क्लियर। तो इस प्रावस्था में क्या होता है, इस प्रावस्था में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाती हैं, ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होना, ये पूरे के पूरे जो इवेंट है, ये प्रोसेस है, वो ओवरी में चलती है, जिसको हम लोग अंडाशय भी बोलते हैं, ठीक। तो इस अवस्था में हम लोग मेनली करें तो फॉलिकल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक, ग्राफियन फॉलिकल्स में सडनली या अचानक से चेंज नहीं होती है। कई स्टेप के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती है। और प्राइमरी फॉलिकल कैसे ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, ये हमने oogenesis में डिटेल में देखा था। अगर आपको ये जानना है कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होती है, तो आप oogenesis की लेक्चर देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, क्लियर। तो यहाँ ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल्स पहले सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल्स से फिर टर्शियरी फॉलिकल्स में, और टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद फिर ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स के बाद क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट फेज तो ये हो गया कि जो क्या होते हैं, ये
प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। जो सेकेंड इवेंट होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट तो क्या हो गया कि फॉलिकल्स का क्या होना, डेवलपमेंट होना, मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स का ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होना। जो सेकेंड मेजर इवेंट है, वो सेकेंड मेजर इवेंट क्या होता है इस फेज़ में, इसके सेकेंड मेजर इवेंट में क्या होते हैं, जो एंडोमेट्रियम होती है ना, जो फर्स्ट साइकिल में हमने देखा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो एंडोमेट्रियम होती है टूट जाए रहती है, वो एंडोमेट्रियम दोबारा से इस स्टेज में बन जाती है। ठीक, तो दो मेजर इवेंट होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल्स का ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होना, और सेकेंड जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम था उसका दोबारा से बनना। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मेजर इवेंट हैं इस फेजेस की। और ये कहाँ पर होता है, तो ये मेनली होता है यूटेरस में। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, मेनली यूटेरस में, जबकि प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप हो रही थी, तो वो हो रही थी कहाँ पर, ठीक है, अंडाशय में, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये एंडोमेट्रियम की वॉल क्या बन जाती है, दोबारा बन जाती है, एंडोमेट्रियम दोबारा बनने लगती है, और जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से थिक हो जाती है, दोबारा से क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाती है। हम जानते हैं कि जो एमसी साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उसमें पहले से लेकर 4 दिन के इवेंट में का फेज़ को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको हम लोग बोलते हैं रजस्राव, और इसमें एंडोमेट्रियम टूट कर बाहर निकलती है, ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम टूट कर बाहर निकलती हैं, जबकि 5th से 14वें दिन का जो टाइम होता है, जिसको हम लोग बोल रहे थे प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें क्या होता है, इसमें दोबारा से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम का थिक होना प्रचुरोद्भवन कहलाता है। तो दोबारा से एंडोमेट्रियम का क्या होना, दोबारा से एंडोमेट्रियम वॉल का मोटा हो जाना क्या कहलाता है, प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफरेटिव फेज कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ओके, ठीक है, अब ये दोनों इवेंट हैं, क्या कौन कौन से इवेंट, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना और एंडोमेट्रियम की वाल का दोबारा से बनना, ये दोनों इवेंट अलग अलग हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं, रेगुलेट होती हैं। क्लियर, ये दोनों इवेंट्स ओवरी व यूटेरस में होते हैं तथा हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होती हैं। क्लियर, ये दोनों इवेंट हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होंगी। इस प्रवस्था में ल्यूटिनाइजिंग व FSH, जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, ये स्टेज में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका काम क्या होता है, जो तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है उसका काम क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना। जो फॉलिकल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट को क्या करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं। तो ये पुट्टिकाओं के विकास में सहायक होगा। पुट्टिकाओं हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, जो फॉलिकल हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग पुट्टिकाएं बोल रहे हैं। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। तो यहाँ देख रहे होंगे प्राइमरी फॉलिकल्स, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH हार्मोन के प्रेजेंस में यह ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और जो ये फॉलिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, फॉलिकल सेल्स, इन फॉलिकल सेल्स की बात करें तो यहाँ से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन से हार्मोन का, एस्ट्रोजन। तो पुट्टी की कोशिकाओं से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर इस प्रावस्था में उच्च रहता है। तो जो प्रोलिफरेटिव फेज है या ग्राफियन फेज है, इस फेज में क्या रहता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है ना, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या रहता है, हाई रहता है, क्योंकि ग्राफियन सेल्स मैच्योर बनते हैं और ग्राफियन सेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन यूटेरस के माइटोटिक डिवीज़न को प्रमोट करता है। तो क्या रोल है इसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का, कि ये यूटेरस के जो समसूत्री विभाजन होता है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, प्रमोट करता है, जिसकी वजह से टूटी हुई एंडोमेट्रियम व उसकी ब्लड वेसल पुनः रिपेयर हो जाती हैं।
वह एंडोमेट्रियम फिर से थिक हो जाता है। और यहाँ पर कंटिन्यू माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, तो कंटिन्यू माइटोटिक डिवीज़न होने के कारण क्या होते हैं, जो एंडोमेट्रियम और जो टूटी हुई ब्लड वेसल्स थी वह पुनः रिपेयर हो जाती हैं, पुनः बन जाती हैं, और जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है वो दोबारा से क्या होती हैं, थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इस प्रकार एंडोमेट्रियम को थिक करने में एस्ट्रोजन हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ना, उसकी थिक होने के पीछे ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। एट द मिडिल ऑफ साइकिल ल्यूटिनाइजिंग एंड FSH आर एट द पीक। तो मिडिल, ठीक है, मिडिल मीन्स हम लोग का बोल रहे हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 14वें दिन की बात करें तो मिडिल में क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं, जो LH और FSH होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपनी पीक पर होते हैं। क्लियर। अगर इसको मैं ग्राफ में करूं, ग्राफ में बताऊं इसको, तो टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पर 0 से लेकर 28 दिन के साइकिल्स को, तो यहाँ पर जो LH हैं, ठीक है, LH और FSH, तो LH और FSH का लेवल क्या होता है, पीक में रहता है। कब, ठीक है, 14 दिन के, ठीक है, मिडिल में। ये हो गया आपका LH। और अगर मैं बात करूं किसकी, बात करूं दूसरे हार्मोन जिसको FSH, तो उसका भी सेम पैटर्न पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मिडिल में क्या होता है, इनका लेवल क्या होता है, पीक पर रहता है। ओके, तो ये हमने देखा सेकेंड फेज को। नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, थर्ड जो फेज़ होता है, सेकेंड फेज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो थर्ड फेज़ होता है, जो थर्ड फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज़। आपको सेकेंड फेज़ तक समझ में आ गया होगा। जो थर्ड फेज़ होता है, उस थर्ड फेज़ को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज़, या इसी को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्जी प्रवस्था। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जी प्रवस्था बोलते हैं। तो इस प्रवस्था में क्या होता है, आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं इस प्रवस्था में। तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH अकर इन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के जो 14वें दिन होता है, वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होता है, बहुत ही बहुत ही तीव्र और बहुत ही रैपिड सिक्रीशन होता है। ज़्यादा मात्रा में किसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और जब ज़्यादा मात्रा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो इस घटना को या फिर इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग LH सर्ज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। मीन्स जब ज़्यादा मात्रा में इसका सिक्रीशन हो रहा है, किसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को किसी ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन को LH सर्ज बोल रहे हैं। तो पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि LH सर्ज क्या है, तो LH सर्ज मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होना, सिक्रीशन होना, क्या कहलाता है, LH सर्ज कहलाता है। क्लियर। और इस LH सर्ज के कारण 14वें दिन में क्या होता है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी LH के ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने के कारण 14वें दिन में क्या स्टार्ट हो जाता है, ओव्यूलेशन फीमेल्स में हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट नहीं, ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, नहीं, ओव्यूलेशन हो जाता है। क्लियर। ठीक है, ओव्यूलेशन को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो ओव्यूलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माइनस 14। तो 28 दिन का टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर हम लोग 14 से माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14th। तो 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्लियर। ठीक है, ओव्यूलेशन LH हार्मोन के कारण ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाती हैं, वह सेकेंडरी ओसाइट, जिसको हम लोग द्वितीयक ओसाइट या ओवम भी बोलते हैं, वो बाहर आ जाता है। इस घटना को हम अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो होता क्या है यहाँ, ठीक है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट अभी इस तरह से, ठीक है, ये फॉलिकल्स इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये फॉलिकल्स क्या होती हैं, ये रप्चर हो जाएगी, ये क्या होगी,
रप्चर हो जाएगी, और रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, इस तरह से सेकेंडरी ओसाइट क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इस ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। अब सेकेंडरी ओसाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अब ये ओवम क्या हो सकता है, ये फर्टिलाइज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता, क्या हमने देखा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी ओसाइट, ये द्वितीयक ओसाइट बाहर आ जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। क्लियर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में सेकेंडरी ओसाइट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फट जाती है, और ओसाइट क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल आता है, और इसी सेकेंडरी ओसाइट को हम लोग ओवम कहते हैं। क्लियर। इसी सेकेंडरी ओसाइट को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अब यही सेकेंडरी ओसाइट या ओवम क्या होगा, बाद में फर्टिलाइज होगा। ठीक है, देखते हैं क्या आगे इसका क्या फेट होता है। ठीक है, किस तरह की इवेंट आगे होती हैं इसके बाद, तो इस चीज़ को भी देखते हैं आगे हम लोग कि किस तरह की इवेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे इस ओवम का, तो इस ओवम का फेट क्या होगा, क्या किस तरह से इस ओवम ये ओवम का फेट क्या होगा, इस चीज़ की बात करें, क्या फ्यूचर में होगा इसका, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये ओवम या जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट ना, जो ओवम या सेकेंडरी ओसाइट है उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या भविष्य होगा उसका, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो अगर इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, इस ओवम की दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। अगर स्पर्म अवेलेबल हो जाए तब की कंडीशन में अलग होगा, और अगर स्पर्म अवेलेबल ना हो तब की कंडीशन में अलग होगा। क्लियर, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही हैं। अगर स्पर्म अवेलेबल है तब क्या होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। तो स्पर्म अगर अवेलेबल हो तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, क्यों कि ओवम से फर्टिलाइज हो गया स्पर्म। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जाइगोट बन जाएगा, मीन्स फीमेल्स क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी प्रेग्नेंट, और दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी, दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस तो ये है। क्लियर। हाँ, एक चीज़ याद रखना, स्पर्म अवेलेबल हो जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म अवेलेबल हो जाए तो मीन्स कई बार क्या होता है, स्पर्म की अवेलेबिलिटी के कारण भी, स्पर्म की उपलब्धता के अवेलेबल है, तो अवेलेबल होने के बाद भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब की बात मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या होगा कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या होगा, अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तब, अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, तब फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, ये स्पर्म ये ओवा जो होगा वो फर्टिलाइज नहीं होगा, और नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी उसके साथ ये क्या हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, तब ओवम नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओवम क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू बाहर निकल आएगा। ओवम रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर निषेचन की संभावना अधिक रहती है। तो अगर एक बार ओवम रिलीज हो रहा है तो ओवम को अगर, ठीक है, ओवम की 24 आवर्स में, रिलीज़ होने के बाद 24 आवर्स में जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती है फर्टिलाइज होने की वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। तो ये तो हो गया कि इसका फेज़, ये हमने देखा ओव्यूलेटरी फेज़, थर्ड फेज़ हमने देख लिया जिसको ओव्यूलेटरी फेज़ बोल रहे थे हमने। तो ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, और अगर ओव्यूलेशन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो जो ओवम है वो नेक्स्ट एमसी के साथ बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ फेज, चौथा स्टेज, ल्यूटियल फेज। ठीक है, चौथा स्टेज जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ल्यूटियल फेज, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सेक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये
कब स्टार्ट होती है? 15वें दिन से स्टार्ट होती है। ठीक, 15वें से 28 दिन तक ये क्या होता है? चलता है ये। क्लियर? क्या होता है इस फेजेस में, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं। तो इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एक्टिव रोल देखने को मिलता है। तो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या देखने को मिलता है? एक्टिव रोल देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस ल्यूटियल फेज में। इस प्रावस्था में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी सक्रिय रहता है। तो दोनों याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल हमें सबसे अधिक कब देखने को मिला था? सबसे अधिक देखने को मिला था नेक्स्ट ओव्यूलेटरी फेज में। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अवेलेबल है। क्लियर? यहाँ पर भी क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट है, एक्टिव रहता है। इस प्रावस्था में एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में बदल जाती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल याद है? एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल किसको बोल रहे थे? ठीक है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स था इसके अंदर क्या थे? सेकेंडरी ओसाइट्स था। तो जब ग्राफियन फॉलिकल इस तरह से रप्चर हो रही थी ना, ग्राफियन फॉलिकल ये जीएफ थी, ठीक है, जीएफ क्या हो रही थी? रप्चर हो रही थी, सेकेंडरी ओसाइट क्या निकल जा रहा था? बाहर निकल जा रहा था। तो ये इसको हम लोग बोल रहे थे ओवम, और ये क्या था? इसमें से ओवम निकल गया, तो ये क्या है? इम्प्टी। ठीक है, इम्प्टी जीएफ मीन्स खाली ग्राफियन फॉलिकल्स। तो यही जो खाली ग्राफियन फॉलिकल्स होती है ये एक पीले रंग के, ठीक है, पीले रंग के संरचना में बदल जाती है, पीले रंग के संरचना में बदल जाती है। और इसी पीले रंग की संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पस, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है? पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में बदल जाती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। याद रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होता है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण? तो एलएच हार्मोन, या जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी की उपस्थिति में होती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम बनने के कारण इस प्रावस्था को ल्यूटियल फेज कहा जाता है। तो इस फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस फेज में क्या बन रहा है? तो इस फेज में बन रहा है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ल्यूटियम बन रहा है, इसलिए इसको बोल दिया ल्यूटियल फेजेस। इस प्रावस्था में भी एस्ट्रोजन प्रारंभिक दिनों में सक्रिय रहता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है। याद रखना, एंडोमेट्रियम का थिक कहाँ हो रही है? यहाँ भी हो रही है। एक और फेज होता है जिसमें हमने क्या देखा था कि एंडोमेट्रियम क्या होती थी? थिक होती थी। लेकिन और यहाँ भी एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होती है? थिक होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम के वॉल पर ही क्या होता है? यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। ठीक, जो भी एम्ब्रियोज होगा, जो जाइगोट होगा, उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम के वॉल पर। ठीक, तो यहाँ इस इवेंट पे हमने क्या देखा था फॉलिकुलर फेज पे कि एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो गई थी, थिक होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये एक जो दूसरा इवेंट है, ठीक है, दूसरी जगह भी क्या देखने को मिलता है? एंडोमेट्रियम की दीवार थिक होने लगती है, वॉल थिक होने, मोटी होने लगती है। तो कौन से स्टेज में? वो ल्यूटियल फेज में। यहाँ भी एंडोमेट्रियम मोटी होने लगती है। अब मोटी क्यों होने लगती है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, इसी एंडोमेट्रियम के वॉल पर क्या होते हैं? जो भी एम्ब्रियोज होता है ना, उसका इम्प्लांटेशन होता है। क्लियर? एक मिनट, एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ। इस तरह के स्ट्रक्चर आगे हम लोग अच्छे से आगे हम लोग देखेंगे इस स्ट्रक्चर को। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा कि एंडोमेट्रियम का वाल का मोटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी जाइगोट या एम्ब्रियो बनेगा उसका इम्प्लांटेशन इसी एंडोमेट्रियम के वॉल पर होगा। ओके, अब कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण यहाँ पर कौन कर रही है? ल्यूटियल फेज में। ध्यान रखना, बिल्कुल इस चीज़ को याद रखना। तो ये कौन कर रही है? तो जो कार्पस ल्यूटियम है, यही कार्पस ल्यूटियम क्या कर रही है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन या स्राव कर रही है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को
मेंटेन करता है। ये याद रखना, बहुत सारे बुक में कन्फ्यूज़न होगा आपको यहाँ पर। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है एंडोमेट्रियम के या फिर एंडोमेट्रियम को क्या करना, मेंटेन करके रखना। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम होता है एंडोमेट्रियम के जो वाल होती हैं उसको थिक करने में हेल्प करना। ठीक है, तो थिक करने में हेल्प कौन करेगा, तो थिक करने में हेल्प करेगा एस्ट्रोजन, इस चीज़ को याद रखना। और मेंटेन कौन करेगा, तो मेंटेन करेगा कौन, मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। थिकनिंग और मेंटेनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कई सारे बुक में आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ताकि परिवर्धित होते भ्रूण का रोपण हो सके। तो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करके रखता है ताकि क्योंकि इसी पर क्या होता है, इसी पर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, फिर ठीक है, भ्रूण डेवलप हो रहा है, वो इसी में क्या होगा, रोपित होगा, इम्प्लांट होगा। यदि फीमेल के किसी कारण से प्रोजेस्टेरॉन ठीक से स्रावित नहीं होता है, उस फीमेल में गर्भपात हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, यदि फीमेल्स में किसी कारण से, प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहे हैं, एक चीज़ और याद रखना, हम लोग प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहे हैं, वर्जिन फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। तो यदि प्रेग्नेंट फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन ठीक से नहीं होता है, ठीक है, ठीक से तरह से नहीं होता है, तो उस फीमेल का क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम के वाल पर भी एम्ब्रियो का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, और एंडोमेट्रियम वाल ही अगर ठीक से नहीं बनेगी तो फिर गर्भपात हो जाएगी। और एंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन कर रखेगी तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, इसलिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। याद रखना, तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स किसको बोलते हैं, हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं। क्लियर। साथ ही साथ इसको हम लोग एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन अबॉर्शन नहीं होने देता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्लियर। यदि 14वें दिन को रिलीज होने वाले ओवम को स्पर्म ना मिले तो फिर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग की बात करें एक, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें एक वर्जिन फीमेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है अभी। क्लियर। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि यदि 14वें दिन को रिलीज होने वाले ओवम को स्पर्म ना मिले तो फिर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, और एंडोमेट्रियम क्या होगा, फिर ब्रेक होकर टूट कर क्या होंगी, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में रिलीज हो जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है, कुछ आ गया होगा यहाँ तक सभी को समझ में। मैं बात करूँ आगे, अब इस नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इवेंट्स होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है एंडोमेट्रियम को अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब। आगे नेक्स्ट देखते हैं ल्यूटियल फेज़ के अंत में, ठीक है, ल्यूटियल फेज़ के लास्ट में क्या होता है, एफएसएच व एलएच का, एफएसएच व एलएच हार्मोन होता है, उसका लेवल क्या होता है, गिर जाता है, लेवल फॉल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, ल्यूटियल फेज़ के अंत में एफएसएच और एलएच का लेवल क्या होता है, फॉल हो जाता है, मतलब एफएसएच व एलएच का लेवल कम हो जाता है। एलएच का लेवल फॉल हो जाने से कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। तो ठीक है, याद रखना, एलएच हार्मोन जब था तब इसके प्रेजेंस में क्या बन रहा था, कार्पस ल्यूटियम बन रहा था। क्या बन रहा था, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बन रहा था। और अब अगर एलएच नहीं है तब क्या हो जाएगा, तब कार्पस ल्यूटियम जो बना था वो क्या हो जाएगा, वो डिजनरेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये देखने को मिलेगी। तो देखो पहले कार्पस ल्यूटियम कैसा था, पहले कार्पस ल्यूटियम इस तरह से दिख रहा था, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, कार्पस ल्यूटियम पहले इस तरह से था। जब एलएच का लेवल कम हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ, तब क्या हो गया,
LH इस तरह से बन हो गया, मीन्स कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो गया। और कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ठीक है, जो कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को कौन बना रहा था, तो कौन बना रहा था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को यही कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, यही जो कार्पस ल्यूटियम था, यही कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को बना रहा था। क्लियर। और अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल गिर गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हार्मोन के गिरने से, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। क्लियर। ये उस फीमेल में हो रहा है, ठीक है, ये किस में हो रहा है, ये एक वर्जिन फीमेल में हो रहा है जिसको स्पर्म नहीं मिला है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो उसमें क्या होगा, ठीक है, ल्यूटियल फेज के अंत में आते आते LH और LH के हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, और जैसे ही LH का लेवल कम हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, और कार्पस ल्यूटियम जैसे ही डिजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगी, और मेंस्ट्रुएशन के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। ये तो हो गया वर्जिन फीमेल में। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये फर्टिलाइजेशन हुए रहता है इस फीमेल के, ठीक है, ओवरीज में, या फिर आप बोल सकते हैं गर्भाशय में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ रहता ओवम का, तो फिर क्या होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल क्या होता, ऊपर बना रहता, हाई बना रहता, ताकि एंडोमेट्रियम बने रहे और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होते रहता है, इसलिए नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। तो यहाँ देख रहे हो कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू बनते रहता है, कंटिन्यू क्या होता है, बनते रहता है। LH, ठीक है, LH का लेवल कम नहीं होता है, और LH का लेवल कम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होंगे, और कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होंगे तो फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, बना रहेगा। तो अब समझ में आ गया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक, कंटिन्यू बनते रहता है, इसलिए नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट MC नहीं, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है सभी को। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग देखें कि, ठीक है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, ठीक, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन बोल रहे हैं मतलब हर 28 डे का, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को बोल रहे हैं। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल विच एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो ये जो हर एक 28 डे में जो, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिल रही है, तो ये किसका इंडिकेशन है, किसका सूचक है, ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल का सूचक है, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन में क्या हो सकते हैं, जो मेनार्क और मेनापोज, ठीक है, मेनार्च और मेनापोज का जो बीच का टाइम है, ठीक है, उसी बिटवीन में क्या हो सकता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को कंसीव किया जा सकता है। क्लियर। ओके, तो ये आपने देखा चारों फेजेस को, ठीक है। अब हम लोग एक ग्राफ देखेंगे जिसमें चारों फेजेस को हम समराइज करेंगे, और उसमें अलग अलग हार्मोन्स का लेवल क्या है उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। इस स्लाइड में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं। इस स्लाइड में उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है वो कितने दिन का होता है, 28 डे का। तो इधर क्या है, इधर हमने डेज को रखा है, और इधर क्या अलग अलग हार्मोन्स, ठीक है, अलग अलग हार्मोन्स को, और कहाँ कहाँ पर जो लोकेशन है उनको रखा गया है। तो जहाँ दो, ठीक, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इवेंट होता है वो दो जगह होता है ना, कहाँ कहाँ पर, यूटेराइन में होता है, ये यूटेरस पे होता है, और एक ओवेरियन में, ठीक है। तो ओवरीज में अलग टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते रहते हैं, और जो सॉरी यूटेराइन में अलग टाइप के ओवरी से अलग टाइप के हार्मोन्स, और पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और समय समय पर इनका लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। स्टार्टिंग की बात करें तो हाँ, अगर स्टार्टिंग के हम लोग फर्स्ट 4 दिन की बात करें, तो फर्स्ट 4 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं,
ठीक है। फर्स्ट 1 से 4-5 दिन का जो टाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम, ठीक है, क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है, टूट टूट कर निकलते रहते हैं। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और ब्लड वेसल क्या होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और ठीक है मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मेनेंसिस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मेनेंसिस। क्लियर? ठीक है। तो इस दौरान ठीक है एफएसएच हार्मोन क्या लेवल क्या होता है, कम रहता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ठीक है का लेवल थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ा रहता है। ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग ही होना रहता है। और ये तो ठीक है यूटेरस पे इवेंट हो रहा होता है। ओवरीज में इसी समय क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स का क्या होते रहता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होते रहता है। आगे हम लोग बात करें 4 से 5 दिन की, ठीक है, सॉरी 5 से कितने दिन के, 14वें दिन का। ठीक है, तो 5 से 14वें दिन का जो इवेंट होता है, जिस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, सेकेंड फेज बोल रहे थे ना। क्लियर? इस इवेंट की खास बात क्या है, इस इवेंट में क्या होते हैं, जो अलग अलग इवेंट्स देखने को मिलता है। इस इवेंट में हमने मेनली क्या देखा था, इस इवेंट में हमने देखा था कि जो हार्मोन्स वगैरह थे उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। और यहाँ जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी, ठीक है, वो प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में और टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होने लगती हैं, कन्वर्ट होने लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जब सेकेंड इवेंट देखा था, फॉलिकुलर फेज देखा था या प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ा था, तो इसमें 2 मेन इवेंट देखने को मिलता हमें, और वो 2 मेन इवेंट क्या था, फर्स्ट तो फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है, फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट होना फर्स्ट स्टेज, और सेकेंड कि ब्रोकन एंडोमेट्रियम का क्या होना, दोबारा से बढ़ना। तो यहाँ आप इस ग्राफ में थोड़ा सा क्लियर देखना, ठीक, यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, वो क्या हुई हैं, वो धीरे धीरे बनने लगी हैं। तो यहाँ देख सकते हो जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, वो धीरे धीरे बनने होंगे हैं। तो 2 मेन इंपॉर्टेंट क्या, फॉलिकल डेवलपमेंट और एंडोमेट्रियम का बनना, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिले थी। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो कि फॉलिकल्स क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। ठीक है, ओके। अब थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, जो कि ओव्यूलेटरी फेज की बात करें हम लोग, तो ओव्यूलेटरी फेज कब से कब तक रहता है, तो 14वें दिन से स्टार्ट होता है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, या फिर ओव्यूलेशन फेज 14वें दिन में क्या होता है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स थी, यहाँ पर एक मेन इवेंट होता है, ध्यान रखना इसको, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल ना, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, ये फॉलिकल रप्चर हो जाती है, क्या हो जाती थी, रप्चर हो जाती थी, और यहाँ से जो सेकेंडरी साइड थे ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाते थे। ठीक है, और इसी सेकेंडरी साइड को हमने क्या बोला था, इसी को हमने बोला था ओवम। ठीक है, तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो चुका है, ओवम बन चुका है। अब इस ओवम का क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इसी 14 दिन के बीच में होगा तभी। ठीक है, मतलब अगर इस ओवम को 14वें दिन के आसपास या नियर बाई 24 घंटे, 14वें दिन के आसपास 24 घंटे में स्पर्म नहीं मिला, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर रीजनरेट हो जाएगा ये। तो 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। और इस आसपास क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, वो हाई रहता है। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, ठीक है, एलएच सर्ज बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, एलएच सर्ज बोल रहे थे हम। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल भी क्या होता है, यहाँ पर हाई रहता है। तो यहाँ पर हार्मोन्स का अलग अलग कंसंट्रेशन आप देख सकते होंगे। ओके, ये तो हो गया ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट हम लोग बात करें ल्यूटियल फेज, तो 15वें दिन से लेकर जो 28वें दिन का समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की वाल होती है ये इसको आपस में मेंटेन किया जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल यहाँ पर हाई रहता है। यहाँ देख सकते हो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या है, हाई है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, इसी एंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करके रखता है। तो एंडोमेट्रियम वाल यहाँ पर मोटी बनी हुई है, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या हो गए, इसी वाल में इम्प्लांट हो सके। क्लियर?
प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात कर रहे हैं हम, तब यहाँ पे ये मेंटेन रहेंगी। लेकिन वहीं और यहाँ पर ओवरीज में क्या इवेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से जो उस साइड सेकेंडरी साइड बाहर निकल गया था, तो ये जो एम्प्टी खाली, ठीक है, जो खाली या एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल था वो पीले रंग के किस में कन्वर्ट हो जा रही थी, पीले रंग के कार्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जा रही थी। और यही कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा था, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा था। क्लियर? तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ें चलेगी और फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इसी एंडोमेट्रियम वॉल पे क्या हो जाएंगी, जो एम्ब्रियो का वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक वर्जिन फीमेल की जिसको स्पर्म नहीं मिला है और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने लगेगा। क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने लगेगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। और ठीक 28वें दिन या 28वें 29वें दिन में क्या होगा, ये इसमें मेनेंसिस आएंगी, मेंस्ट्रुएशन आएगा और मेंस्ट्रुएशन फ्लो के थ्रू यही जो एंडोमेट्रियम के वाल वगैरह हैं रप्चर हो जाएंगे दोबारा, और इसी को फिर क्या किया जाएंगी, जो भी फ्लो है ना उस फ्लो को सिक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी फ्लो है उसको सिक्रीट किया जाएगा, क्योंकि 28वें दिन के बाद क्या आने वाली है, मेनेंसिस आने वाली है। क्लियर? तो इस डायग्राम में आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, अलग अलग हार्मोन्स की अलग अलग इवेंट जो हो रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, उनको यहाँ पर क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बात करें हम लोग तो नॉर्मली होता क्या है कि 28वें या 29वें दिन में क्या होती है, मेनेंसिस आता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो आता है, और मेंस्ट्रुएशन आने से पूरे जो भी फ्लो रहता है, जो भी लिक्विड रहता है, उनको क्या किया जाता है, आउट ऑफ बॉडी से सिक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन जो ऐसी वीमेंस की बात करें जो स्पोर्ट्स में होती हैं, कहाँ पे, जो स्पोर्ट्स में होती हैं, खेल में होती हैं, वे वीमेंस क्या करती हैं, सपोज़ करो उसको पता है, उस फीमेल्स को पता है कि उसका क्या होना है, मेंस्ट्रुएशन आने वाला है, उसका क्या है, मेंस्ट्रुएशन आने वाला है, और 2 दिन बाद उसको कहाँ जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है। तो वो क्या करती हैं, इसी मेंस्ट्रुएशन को डिले करने के लिए, ठीक है, डॉक्टर के पास जाती हैं या फिर और प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट लेती हैं। ठीक है, किसकी टेबलेट लेती हैं, प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट लेती हैं, क्योंकि अगर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया तो फिर वो अच्छे से दौड़ धूप ठीक है खेल कूद नहीं कर पाएंगी। तो इसी चीज़ को डिले करने के लिए, मेंस्ट्रुएशन को डिले करने के लिए वो क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट लेती हैं। और प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट लेती हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, फिर हाई हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल अगर हाई हो गया तो फिर क्या होता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल फिर से अगर ज़्यादा हो गया, हाई हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा, तो फिर क्या नहीं आएगी, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी। तो कुछ दिनों तक क्या हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन को ये डिले कर सकती हैं। क्लियर? ठीक इसी तरह से, ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर फैमिलीज़ में क्या होती है, फैमिलीज़ में अगर कई बार क्या होता है कि किसी, ठीक है, धार्मिक कार्यक्रम रख कर, अगर धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक जगह पर जाना होता है, धार्मिक जगह या मंदिर वगैरह में जाना होता है, तो क्या होते हैं कि इस ड्यूरेशन में इन सभी जगह में नहीं जाया जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है, तब इस ड्यूरेशन में इन सभी जगह पे नहीं जाया जाता है। लेकिन अगर कोई धार्मिक इवेंट करना है, मंदिर वगैरह में जाना है, तो उस समय क्या करती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो फीमेल्स क्या लेती हैं, प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट लेती हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट लेती हैं। और प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट लेने से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल फिर से हाई हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब हाई हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर एक बार फिर बढ़ गया तो फिर से दोबारा क्या होगी, दोबारा ठीक जो मेंस्ट्रुएशन है वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी कुछ दिनों तक। ठीक है, 10 से 12 15 जितने दिनों तक क्या होगा मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। ओके, देखते हैं कितना टाइम बचा है, उसके अकॉर्डिंग लेक्चर, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्या करें, कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे कि लैक्टेशन वगैरह, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको जियोलॉजी के स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। तो इसलिए आप लोग क्या करना, अभी कंटिन्यू क्लास अटेंड करना। और हाँ, एक चीज़ और, आपकी जो भी थी, कहना चाहिए, जो भी टेस्ट थी ओरल टेस्ट, वो ओरल टेस्ट क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुका है। क्लियर, ओरल टेस्ट क्या हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। कब तक, तो नया डेट में भी 30 को बताया जाए आपको, 30 तक न्यू डेट बताया जाए आपको। तो तब तक आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आप ऑनलाइन क्लास में, तो आप बिल्कुल सिंसियरली अटेंड कीजिए। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है साल भर में, तो कुछ दिन तक और सही, 30 तक और सही। ठीक है, 30, जिन जिन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, कम से कम वो तो 30 तक और परफॉर्म करें, ताकि लास्ट मिनट में आपकी जो भी इमेज बनी है, ठीक है, जो भी आपका एक रेप्यूटेशन है, वो अगेन इस तरह से डाउन मत हो। ठीक है, इस तरह से डाउन मत हो। ठीक है, तो आप अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको इस तरह से बनाए रखें। ओके, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।